हाय हेलो नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को। तो लिटरली आप सब कैसे हो, मुझे पता है कि आप सब अच्छे होने वाले हो। तो चलिए यार, आज के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो लिटरली हमारा एपिसोड होने वाला है व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ही। लिटरली हम आज बात करेंगे भाई समष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म विश्लेषण माइक्रो एनालिसिस एंड समष्टि अर्थशास्त्र व्यापक विश्लेषण एवं मैक्रो एनालिसिस। तो लिटरली हम इन दोनों के ऊपर आज बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम पास के स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण को प्राय दो दृष्टिकोणों से किया जाता है: व्यष्टि सूक्ष्म विश्लेषण माइक्रो एनालिसिस तथा समष्टि व्यापक विश्लेषण मैक्रो एनालिसिस। विश्लेषण की इन दोनों रीतियों के आधार पर ही अर्थशास्त्र को आधुनिक समय में दो भागों में बांटा जाने लगा है: व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक एवं समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एक व्यक्ति, एक फार्म, एक उद्योग, एक वस्तु का मूल्य आदि के अध्ययन से होता है। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बड़ी इकाइयों जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल व्यय, कुल बचत, कुल विनियोग इत्यादि के अध्ययन से होता है। आर्थिक विश्लेषण के इन दोनों स्वरूपों का वर्तमान में प्रचलित होते हैं। सर्वप्रथम इन शब्दों का प्रयोग ओस्लो विश्वविद्यालय के विद्वान रेगनर फ्रिश ने किया था। तो लिटरली इससे हम इतना तो कन्फर्म हो चुके हैं कि भाई छोटी छोटी अर्थव्यवस्था के जो छोटे पार्ट होते हैं, जैसे कि एक फार्म, एक व्यक्ति, एक उद्योग, लिटरली छोटे पार्ट, उनको हम लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और जैसे कि बड़े बड़े पार्ट होते हैं जैसे कि मूल्य निर्धारण, जैसे एक पूरा बड़ा फार्म, तो लिटरली ये भाई ये आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो अब हम जानेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा और डीपली। तो लिटरली चलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ: व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो व्यक्तिगत या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का, उनके व्यवहारों और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। यह व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयाँ विशिष्ट उपभोक्ता, विशिष्ट परिवार, विशिष्ट फार्म इत्यादि हो सकती है। एक उद्योग, एक बाजार का अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र क्षेत्र है। एक उद्योग बहुत सी फर्म का तथा बाजार अनेक उपभोक्ताओं की मांगों का योग होता है। इस दृष्टि से उद्योग अथवा बाजार व्यक्तिगत नहीं होते, परंतु इनको असंपूर्ण अर्थव्यवस्था का छोटा भाग, स्मॉल सेक्शन ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। इसलिए ये हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा कुछ इस तरह से उन्होंने अपनी कही है। तो आप सुनिए क्या है वो। व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फार्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरी आयों, व्यक्तिगत उद्योगों एवं विशिष्ट वस्तुओं के अध्ययन है। तो भाई आप अगर सुन रहे हो इस पॉडकास्ट को, लिटरली यहाँ तक आ गए हो, तो इससे कन्फर्म है कि आप इसके बारे में जानना चाहते हो। तो लिटरली आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और साथ में नोट करते चलिए, या फिर इसी पॉडकास्ट को रिवाइंड करके बार बार सुनते रहिएगा। बट लिटरली काम की चीज़ें, इसलिए स्किप तो बिल्कुल मत कीजिए। तो चलिए अब हम इसे और आगे चलेंगे। तो अब हम जानते हैं कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि इसके अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण करते समय पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान लिया जाता है। इस मान्यता के होने पर प्रमुख समस्या साधनों के बंटवारे की होती है, क्योंकि साधनों का बंटवारा कीमतों के आधार पर ही किया जाता है। इसलिए कीमत सिद्धांत का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय बन जाता है। इसी कारण से व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, प्राइस थ्योरी। तो हमारे माननीय प्रोफेसर शुल्ज के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। तो गाइस अब देखिए, अब हम जानेंगे भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता। इसकी हम जानने वाले हैं इसकी विशेषताएं। तो चलिए बिना किसी टाइम पास के चलते हैं इसकी विशेषताओं पर। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि भाई लिटरली इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, छोटे फार्म, व्यक्तिगत परिवार आदि, मतलब स्मॉल सेक्शन ऑफ इकोनॉमी अध्ययन किया जाता है। तो लिटरली इन लोगों ने इसके बारे में कुछ और भी बताया। तो भाई उनकी परिभाषाओं के अंतर्गत इसकी विशेषताएं। तो लिटरली आप जब पहले परिभाषा में पढ़ चुके हो, तो बस आपको एक बार कंफर्म करना है, मतलब डिवाइंड उस टाइप का। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयाँ या विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध समूह से या युगों से अध्ययन से नहीं होता। छोटे भागों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। इसी दृष्टि से एक उद्योग या बाजार व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो यद्यपि उद्योग फार्मों से मिलकर बनता है, परंतु वह अर्थव्यवस्था का छोटा भाग है। पूर्ण रोजगार की मान्यता।
व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। कीमत सिद्धांत। पूर्ण रोजगार की मान्यता के कारण प्रमुख समस्या साधनों के बंटवारे की होती है। यह कीमतों के आधार पर ही किया जाता है, इसलिए कीमत सिद्धांत इसका मुख्य विषय बन जाता है। तो गाइस देखिए, ये हम पढ़ चुके थे लास्ट में। प्रो-शुल्ज के अनुसार, मतलब हमारे प्रोफेसर शुल्ज ने भी कहा था कि भाई कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। और इसके पहले हमारे प्रोफेसर बोल्डिंग, उन्होंने भी हमें साफ साफ कह दिया था कि भाई साहब व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे परिवारों, विशिष्ट उद्योग, व्यक्तिगत आयों, कीमतों, मजदूरी आदि का अध्ययन होता है। तो कुल मिलाकर आपने अगर अभी तक का लेटते चल रहे हो या अभी तक का अच्छे तरीके से याद करते चल रहे हो तो वही लिटरली आप व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और उसकी विशेषताएं कन्फर्म कर चुके हो। तो अब हम इसके चलने वाले हैं महत्व के ऊपर कि भाई इसका महत्व कितना है हमारी इकोनॉमी में। तो चलिए चलते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को व्यवहार को समझने में सहायक, क्योंकि व्यक्तिगत एक आर्थिक इकाइयाँ ही मिलकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं, इसलिए व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का विस्तृत अध्ययन किया जाए। तो गाइस देखो भाई, सिंपल सी बात है यार, लिटरली ना ये सही कहा गया है कि छोटे छोटे इकाइयाँ मिलकर ये एक बड़ा वो भाग बनती हैं। लिटरली तो भाई व्यक्तिगत इकाइयाँ ही हमारी इकोनॉमी का सबसे लो पार्ट है। तो लिटरली यार इसकी नॉलेज बहुत मोर देन इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अब देखते हैं इसका सेकंड टॉपिक, व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक। व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने में मदद करता है। एक उपभोक्ता अपना व्यय किस प्रकार करे, एक फर्म अपने उत्पादन तथा कीमत को किस प्रकार समायोजित करे, उसकी उत्पादन लागत न्यूनतम हो सके या उसका लाभ अधिकतम हो जाए, जैसी समस्याओं का समाधान व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण से ही संभव है। तो देखिए गाइस, जैसा कि मैं पहले ही कहा दिया गया था कि भाई ये एक व्यक्ति, एक फार्म, एक उपभोक्ता इत्यादि की अध्ययन होता ही है। तो लिटरली इसमें भाई पूरा कंट्रोल एक आदमी के पास होता है कि हाँ भाई मुझे अपनी कीमत कितनी लगानी है, अपनी व्यय, कॉस्ट, रेवेन्यू, टोटल कंट्रोल उसके पास होता है। किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब इसके बाद हम चलने वाले हैं इसके थर्ड टॉपिक पर। तो लिटरली वो है कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक। तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा कीमतों के सापेक्षिक ढांचे, रिलेटिव प्राइस स्ट्रक्चर के अध्ययन में मदद मिलती है। अर्थात विशिष्ट वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, उत्पत्ति के विशिष्ट साधनों का वितरण, जो अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। यह अध्ययन केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही संभव है। आर्थिक नियम, अब इसके फोर्थ टॉपिक बनेगा हम आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक। अर्थशास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण नियमों जैसे सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपयोगिता हास नियम, उपभोक्ता की बचत इत्यादि का निर्माण सीमांत विश्लेषण पर आधारित है। और वह सीमांत विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। तो लिटरली गाइस देखिए, यहाँ पर आपको दो बात निकल के आएंगे सामने, हम अभी उन्हें क्लियर कर लेते हैं। व्यष्टि प्रो-शुल्ज के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत था, लेकिन आर्थिक नियम हमें अंदर एक बात और पता चल चुकी है कि भाई सीमांत विश्लेषण भी इसका एक महत्वपूर्ण यंत्र है। लिटरली कई बार ओटी में पूछा जाता है इससे, मतलब अंदर से, तो आप ये याद रखिएगा। अब व्यक्तिगत इकाइयों की कार्य कुशलता में वृद्धि। अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाली विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयों के विश्लेषणात्मक अध्ययन में उनमें पाई जाने वाली कमियों का पता लगाया जा सकता है, उनकी कार्यकुशलता में सुधार किया जा सकता है। सरकार की नीतियों में निर्माण में सहायक, यह हमारा सिक्स्थ टॉपिक था गाइस इसका। सरकार की आर्थिक नीति का प्रभाव व्यक्तिगत इकाइयों के कार्यकरण पर पड़ता है। सरकारी नीतियों के फलस्वरूप उपभोक्ता का व्यय ढांचा, वस्तुओं की कीमतें, श्रमिकों की मजदूरियाँ, साधनों का वितरण प्रभावित हो जाता है। अतः सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह किसी भी नीति निर्माण करते समय व्यक्तिगत इकाइयों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखे। तो देखिए गाइस, हमने इसकी विशेषताएं और इसके महत्व और इसके अर्थ यह हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचती हैं लिटरली इसकी सीमाएं, तो उसी के ऊपर बात करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। तो देखिए इसके फर्स्ट टॉपिक है संपूर्ण अथवा के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत न कर पाना। तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का संचालन, संगठन, विश्लेषण में ही लगा रहता है। उसके द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था संचालन की कोई और ध्यान नहीं दिया जाता। परिणाम स्वरूप संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। हाँ, ये सही है, क्योंकि लिटरली यार एक बार आप जैसे किसी भी फार्म के ओनर हो तो लिटरली आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ फार्म पर ही होगा।
कि फार्म में भाई कैसे तरक्की की जाए, उसके कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, कैसे हमारे कॉस्ट पर रेवेन्यू इंक्रीज किया जाए। लिटरली आपको दुनिया बाहर की बिग जो हमारी बड़ी अर्थव्यवस्था है उससे आपको कोई लेना नहीं होगा, आपका फोकस ऑल ऑफ द आपके काम पर होगा। तो लिटरली इसमें बड़ी अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर। अब इसकी सेकंड टॉपिक है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण कुछ ऐसी आवश्यक मान्यताओं पर जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार आधारित है जो वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती। थर्ड टॉपिक है गाइस हमारा व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण निष्कर्षों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू ना होना। देखो गाइस ये थर्ड टॉपिक बहुत सही है, क्योंकि यार जो चीज़ एक आदमी के लिए सही हो सकती है, एक अकेले व्यक्ति के लिए, जरूरी नहीं कि वो हम एक सोसाइटी के लिए भी सही बैठे। जैसे कि इन लोगों ने इसे बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया भी है कि लिटरली यार बचत करना एक अच्छी आदत है। लिटरली यार एक व्यक्ति करे तो और पूरा समाज बचत करने लग गया तो भाई बैंकों का व्यापार तो ठप हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाई ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के निष्कर्षों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू न होना। तो गाइस जब इसका लास्ट और फोर्थ टॉपिक जो है वो है हमारा कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत न हो पाना। राजनीतिक क्षेत्र में अनेक समस्याएं, मौद्रिक नीति, रोजगार स्तर, राष्ट्रीय आय, प्रचुर नीति जिसमें तमाम समस्याएं जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है, तो इनका अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं किया जा सकता। तो भाई जैसे कि मैं पहले ही पता चल चुका था कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र एक फर्म, एक व्यक्ति, विशिष्ट परिवार आदि के अध्ययन पर ही लगी रहती है, उससे पूरी अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता है। तो लिटरली ये फोर्थ टॉपिक जो था हमारी इसकी सीमाओं में लिमिटेशन वो यही था कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र का संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कुछ आर्थिक समस्याओं को सोल्व संभव ना कर पाना। तो गाइस ये हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र कंप्लीट हो चुकी है। लिटरली अब इसका सेकंड एपिसोड जो आएगा वो आएगा समष्टि का। तो ऐसे ही और पॉडकास्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर करें। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।